हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में हरियाणा 2006 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसके बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो रिपीटेडली कई बार आ चुके हैं कई तरह के एग्ज़ाम्स में। तो एमसीक्यूज़ में 4 ऑप्शन ना बताते हुए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताऊंगी एंड उसका आंसर बताऊंगी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपको डायरेक्टली आंसर पता हो एंड आपके ध्यान में हो कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, और जब दोबारा से ये क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ईजिली उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है। एंड तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बीएमएस सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसके नोटिफिकेशंस जो लेक्चर्स हैं आपको आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे चैनल के सब्सक्राइब करने पर एंड बेल आइकन बटन दबाने पर। ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एएमओ हो या फिर एमडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, दोस्तों आपको चैप्टर के साथ साथ चैप्टर वाइज तैयारी जब आप करते हैं तो आपको एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व करने चाहिए। दैट इज़ कंपलसरी एंड मैंडेटरी, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है। इसीलिए हमने एक पीडीएफ तैयार की है जिसे हम ऑनलाइन बुकलेट भी कहते हैं। उसमें हमने चरक का जो वॉल्यूम 1 है, सूत्रस्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान, ये पांचों स्थानों में से चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल रिपीटेडली आते हैं उसको सेपरेट करके एक पीडीएफ बनाया है, जिसे हम 200 रुपये में दे रहे हैं। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वो पीडीएफ उसी वक्त मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो विधि शोणित अध्याय है ये कौन से चतुष्क में आता है? तो आंसर है कि ये योजना चतुष्क में आता है। सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। ठीक है। तो ये मैंने आपको लाइन डायरेक्टली बता दी, बट इसमें क्वेश्चन कैसे आया हुआ था? सर्वदा सर्व भावानाम डैश वृद्धि कारणम। तो आंसर है सामान्यम वृद्धि कारणम। नेक्स्ट इज समवायो अपृथक भावो। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आया हुआ था? डैश अपृथक भावो। ठीक है। तो आंसर है समवायो अपृथक भावो। जो समवाय संबंध होता है वो अपृथक होता है। त्रय उपस्तंभ कौन से हैं? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या। एंड जो राशि पुरुष है उसको क्या कहते हैं? चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें 24 धातु होते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो एकत्व और अणुत्व, ये किसको कहा गया है? ये मन के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। एंड नेक्स्ट इसकी न च तुल्य गुणों दुष्यो ना दोष प्रकृति भवेत। ये कौन सी टाइप की व्याधि के लिए कहा गया है? सुख साध्य, कृत साध्य, यापे, प्रत्याख्य। तो आंसर इस सुख साध्य, जिसमें दोष दूष्य तुल्य नहीं होते हैं, न प्रकृति तुल्य होती है। न च तुल्य गुणों दुष्यो ना दोष प्रकृति भवेत। नख लोम का विध्वंस कौन से व्याधि में होता है? रक्तज कृमि में। और नेक्स्ट है इसकी सत्य, अनृत, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, ये किसके प्रकार हैं? ये शब्द के भेद हैं। सत्य, अनृत, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ। नेक्स्ट इज कि दुख सहिष्णुता, ये किसका लक्षण है? दुख को सहन कर लेना, ये सम्यक व्यायाम का लक्षण है। पित्त शामक रस कौन से होते हैं? मधुर, तिक्त, कषाय। नेक्स्ट इसकी जो वात और कफ का शमन करे वो क्या है? वो है तैल। मधु प्लस सैंधव, नहीं ये क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट इसकी विरेचन के पश्चात कितने दिन पश्चात निरोवस्ती करानी चाहिए? ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह से आया हुआ है कि विरेचन पश्चात कितने दिन तक निरोवस्ती करानी चाहिए? तो विरेचन के बाद 7 दिन तक यानी 1 सप्ताह तक निरोवस्ती करानी चाहिए। पंचकर्म का निर्देश कौन से ऋतु में दिया गया है? वसंत में। दिन में अनुवासन वस्ती देनी चाहिए, ऐसा किस ऋतु के लिए कहा गया है? वसंत ऋतु। मधु प्रदिग्ध, मधु का सेवन किस ऋतु में बताया है? वर्षा ऋतु में। और ग्रीष्म में जो औषधि निर्माण के लिए क्या ग्रहण करना चाहिए?
मूल का ग्रहण करना चाहिए। मूल का ग्रहण औषधि निर्माण के लिए ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम, ये किसके लिए कहा गया है? ये स्नेहन के लिए कहा गया है। और विसूचिका में आद्य उपक्रम क्या होता है? विसूचिका की चिकित्सा में लंघन, ठीक है। एंड वायु जल देश काल का जो विकृति होती है उसका मूल क्या है? उसका मूल है अधर्म, ठीक है। दिस इज फ्रॉम जनपद उद्वंस। एंड नेक्स्ट इसकी जो आहार विधि विशेष आयतन है, ये कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। सिरा स्नायु कौन सा भाव है? पित्रज भाव। एंड जो वर्ण होता है, कॉम्प्लेक्शन, ये स्वर होता है गर्भ में, वो कौन सा भाव होता है? वो आत्मज एंड सत्वज भाव होता है। नेक्स्ट इसकी जो समसन्निपातिक मदाते होता है उसमें प्रथम चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए? कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर जलोदर। जलोदर में भी कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। एंड एक और था उसमें कि जो त्रिदोषज सन्निपातिक उदर रोग होता है उसमें भी कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद कर लीजिए। सर्वदा अम्बु कामित्वम, ठीक है, जो जल की कामना हो, सर्वदा अम्बु कामित्वम, ये स्वलक्षण है तृष्णा का। नेक्स्ट इसकी हंसना, गाना, नाचना, ये किसका लक्षण है? ये वातज उन्माद का लक्षण है। नेक्स्ट इसकी जो ओज का क्षय जब होता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? व्यथिते इंद्रिये सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम जात्वा स्मृति बल क्षयम, ठीक है। तो इंद्रियां व्यथित हो जाती हैं, शून्यता आ जाती है इंद्रियों में, और स्मृति का नाश होता है, बल का क्षय होता है। तो ये सारे ओज के लक्षण हैं, ओज क्षय के लक्षण हैं, सॉरी। व्यथिते इंद्रिये सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम जात्वा स्मृति बल क्षयम। एंड नेक्स्ट इसकी जब मल मूत्र शुक्र की अति प्रवृत्ति होने लगती है तो इसको क्या समझना चाहिए? दिस मीन्स कि अपान आवृत व्यान के लक्षण है ये। और उसी तरह से जब वमन, आधमान, गुल्म, परिकर्तिका ये सब होते हैं तो ये किसका लक्षण है? ये व्यान आवृत अपान वायु का लक्षण है। एंड नेक्स्ट इज कि जो शूल होता है, आटोप है, आंत्रकुंजन है, दुर्बल्यता आती है, ये किस में आती है? ये गुल्म का लक्षण है। विसर्प की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? रक्त मोक्षण। वात रक्त की चिकित्सा क्या है? वस्ती। और उसी तरह से गुल्म की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा भी वस्ती कही गई है, ठीक है, क्योंकि वात दोष प्रधान रहता है उसमें। मंडल, चकत्ते, कंडू, शोथ, ये कौन से विषवेग के लक्षण है? ये तृतीय विषवेग के लक्षण हैं। प्रभा की उत्पत्ति कौन से महाभूत से होती है? तेजस महाभूत से। चतुर्थ त्वचा जो होती है, ठीक है, 4th नंबर वाली चतुर्थ त्वचा होती है, उसमें दद्रु और कुष्ठ होता है। तृतीय में सिद्म और किलास होता है। पंचम में अलजी और विधृति होती है। एंड षष्ठी में अरुंशिका, ठीक है, षष्ठी में अरुंशी होती है। एंड नेक्स्ट इसकी अमृतवल्ली, ये किसको कहा गया है? गुरुजी को, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है दोस्तों, ये कई बार रिपीटेडली आ चुके हैं, लेकिन अगर ध्यान से ना सुने या 2-3 बार रिपीटेडली ना सुने तो ये अक्सर गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो अस्थि व स्त्रोत है या स्वेद व स्त्रोत है, इनके मूल कौन से हैं? इनका मूल है मेद। मोचरस क्या है? मोचरस है शालमली का निर्यास। अच्छा, मोचरस से मुझे एक बात और याद आई कि मोचरस रक्तपित्त की चिकित्सा में भी बताया गया है कि जब गुदा मार्ग से रक्त का स्रवण हो, ठीक है, तब मोचरस का कल्क जो है वो गोदुग्ध में मिक्स करके देना चाहिए, ठीक है। ये मैचिंग क्वेश्चंस कई बार याद आ जाते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। ये इसमें गोविंद पारिक का जो मैं हरियाणा का 2006 का क्वेश्चन पेपर आपको बता रही हूँ, इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं, ये जब हम मेन कोर्स करते हैं तब याद आते हैं। च्यवनप्राश का जो रोग अधिकार है क्या बताया गया है? काश श्वास। कंस हरित की क्या है? ये एक अवलेह है। इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, ये स्तन्य जनन द्रव्य है। स्तन्य शोधन द्रव्य का रस क्या होता है? मधुर तिक्त कषाय, वही जो पित्त शामक रस होता है वही स्तन्य शोधन का रस होता है। एंड पाषाण भेद, पाषाण भेद जो है ये मूत्र विरेचनीय होता है। और जो ग्राही द्रव्य होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? देखिए, वो उष्ण वीर्य होते हैं, अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, एंड कटु रस होता है उनमें, ठीक है, लेकिन वो वात की वृद्धि नहीं करते हैं।
नेक्स्ट इसकी जो श्रेष्ठ शिलाजतु होता है, स्वर्ण, रजत शिलाजतु, ताम्र शिलाजतु, लोह शिलाजतु, तो जो श्रेष्ठ शिलाजतु होता है वो कौन सा है? लोह शिलाजित। ठीक है, और क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि शायद स्वर्ण शिलाजित सर्वश्रेष्ठ है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज श्रेष्ठ शिलाजतु इज लौह शिलाजतु। और नेक्स्ट इसकी देखिए, जो गलशुंडी है या गल शालुक है, अर्बुद है, अलजी है, ये कौन से प्रदोषज विकार हैं? ये मांस प्रदोषज विकार हैं। गलशुंडिका, गल शालुक, अर्बुद एंड अलजी। सितोपलादी चूर्ण का अनुपान क्या है? मधु एंड सर्पी। ठीक है, और सातवें का पर्याय क्या है? उपशय। बृहद शतावरी घृत। देखिए, इससे कई क्वेश्चंस, मुझे कई पॉइंट्स याद आ गए हैं जो हमने रक्तपित्त में भी पढ़े थे, मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। और देखिए, बृहद शतावरी घृत जो है, इसका रोग अधिकार बताया है पित्तज योनि व्यापद, और आर्तव दोष भी है एंड शुक्र दोष भी है। ठीक है, वैसे अगर आप पेपर पढ़े तो इसमें सिर्फ योनि रोग बताया है, बट एग्जैक्ट आंसर है इसकी बृहद शतावरी घृत का रोग अधिकार है पित्तज योनि व्यापद, आर्तव दोष, शुक्र दोष, बृहद शतावरी घृत। लेकिन अगर अकेला शतावरी घृत लेते हैं, दैट इज यूज्ड इन रक्तपित्त। ठीक है, और अगर हम शतावरी क्वाथ लेते हैं, दैट इज यूज्ड इन पित्तज मूत्र कृच। ठीक है, तो याद रखिए। और जो अन्यतोवात है वो क्या है? वो एक नेत्र रोग है। आचार्य दृढ़बल के पिता का नाम क्या है? कपिल बल। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी मैं आपको बताती हूँ कि जीमूतक जो योग हैं वो कितने हैं संख्या में? 39। ठीक है, और शीतल और मधुर मूत्र की अगर प्रवृत्ति होती है, वो किसका लक्षण होता है? इक्षु बालिका में एंड शीत में। नाभिगत विदृति जो है उसमें क्या लक्षण है? मेन हिक्का का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नाभिगत विदृति, हिक्का एंड शुपूर्ण गलासिता, ये किस में होता है? कास में। हिक्का और श्वास, ये शीघ्र प्राणनाशक व्याधियों में गिनी जाती हैं, हिक्का एंड श्वास। नेक्स्ट इसकी जो सर्वरस प्रत्यनिक भूतरस है, वो किसको कहा गया है? लवण रस को। श्रेष्ठ आतुर गुण क्या है? निर्देशकारित्वम, जब वो हमारा कहना मानता है, ओबेइंग होता है, निर्देशकारित्वम। प्रदर में क्या प्रयोग करना चाहिए? तंडुलीय मूल शौद्र, मतलब मधु प्लस तंडुल अम्बुल। नेक्स्ट इसकी जो अति स्वेदन या अस्वेदन है, मतलब स्वेटिंग होना या फिर बिल्कुल भी ना होना, ये किसका लक्षण है? ये बहुत कॉमन है, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। अच्छा, पूर्व रूप की अगर मैं आपको बात कहूँ तो पूर्व रूप जो षटक्रिया कालाचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र 24 में जिसका वर्णन किया षटक्रिया काल में, तो उसकी कौन सी स्टेज में पूर्व रूप प्रकट होते हैं? तो उसकी स्थान संश्रय 4th स्टेज में पूर्व रूप प्रकट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य क्षमा में दोष कौन सा होता है? त्रिदोषज होता है। प्रति मार्ग हरणम चिकित्सा रक्तपित्त में प्रयोग की जाती है। एंड नेक्स्ट इसकी शुक्र दोष या स्तन्य दोष कितने होते हैं? इक्वल, 8 होते हैं दोनों। पक्षाघात कौन सी मार्ग की व्याधि है? मध्यम मार्ग व्याधि, ये कई बार आ चुका है। और अनुलोम संभाषा को क्या कहते हैं? संधाय संभाषा, मतलब जो फ्रेंडली डिस्कशन होती है। परिच्छेद के कितने भेद होते हैं? 2, ज्ञानवती एंड मूढ़वती। सर्वग्रह परिग्रह, ये किसके भेद हैं? राशि के। और बंध्या, पूती प्रजा, ये किसको क्या है, मतलब ये रोग क्या है? ये स्त्री व्यापद है। नेक्स्ट इसकी देखिए, जो सुख वेदना है उसको क्या बोला गया है? सुख वेदना समयोन को बोला गया है। ठीक है, जब समयोन होता है दैट इज सुख वेदना। शाडव चूर्ण में मेन क्या पड़ता है? दाड़िम होता है उसमें। और जब ग्रथित रक्तपित्त है, मतलब रक्तपित्त में जो रक्त निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, उसमें ग्रथित है, वो क्लॉट्स है, तो क्या यूज़ करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, पारावत शक्रत। ठीक है, शौद्र के साथ मिक्स करके। ठीक है, जो कबूतर की बीट होती है उसको शौद्र के साथ मिक्स करके सेवन कराना चाहिए। तृष्णा की चिकित्सा क्या है? तृष्णा की चिकित्सा में 3 पॉइंट्स बताए हैं। इंद्र जल के साथ मधु का प्रयोग कर सकते हैं, इंद्र जल के साथ चीनी, मधु, लाजा, सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तृण पंचमूल सादित जल में मिश्री मिलाकर दे सकते हैं रोगी को। नागर को क्या कहा गया है? विश्व भेषज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज
दंत विषयक अरिष्ट लक्षण क्या है? जब दांतों पर पुष्प की आकृति जैसा कुछ दिखने लगे, या कीचड़ समान लेप दिखने लगे, या चूर्ण सदृश पदार्थ दिखने लगे, दैट इज दंत विषयक अरिष्ट लक्षण। नेक्स्ट इसकी जो वातज तृष्णा होती है उसमें क्या लक्षण मिलता है? उसमें शुष्क विरस मुखता होती है। ठीक है, तृष्णा में शुष्कता तो होएगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज़ किया गया है? शुष्क विरस मुखता। कफज मदाते में क्या होता है? हरलास होता है, तंद्रास्ता, मित्ते, गौरव, ये लक्षण है कफज मदाते के। रुक्ष उष्ण अन्नपान जो है ये कफज मदाते में इसका सेवन करना चाहिए। इस जन्म के जो कर्म होते हैं उसको पुरस्कार बोला गया है। ठीक है, और औषधि ग्रहण जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा में करनी चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? कॉर्निया के कर्वेचर की एबनॉर्मेलिटी। शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता? आकाश महाभूत। उदक व स्त्रोत की दृष्टि से क्या होता है? जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, ये सब शोष, इसमें ड्राइनेस हो जाती है। आर्तव व स्त्रोतों की दृष्टि से क्या होता है? बंध्यत्व होता है, इनफर्टिलिटी एंड मैथुन, असहिष्णुता और आर्तव नाश। दधि क्या है? शोफ कारक है। देखिए, गर्विष जो है उसमें अगर वमन करवाना हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं? ताम्र का चूर्ण। ठीक है, अमृत समान माना गया है। और गुल्म में पिच्छावस्ती नहीं करवाते हैं, एंड गुल्म में कोई भी दूषण नहीं होता है, याद रखिए। इसीलिए गुल्म का पाक नहीं होता है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। बट उन्होंने जो डीप सीटेड गुल्म होते हैं, गुणांतर मास आश्रित गुल्म जो स्थिर होते हैं, दैट इज पित्तज गुल्म, उसमें उनका पाक माना है। बट आचार्य सुश्रुत ने गुल्म में पाक नहीं माना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी अजीर्ण की स्थिति में अगर हम आस्थापन बस्ती दे देते हैं तो क्या होता है? तो मूर्छा हो सकती है, शोथ हो सकता है, दूष्य उदर हो सकता है। अच्छा, दूष्य उदर की अगर बात मैं करूँ तो दूष्य उदर क्या है? दूष्य उदर त्रिदोषज उदर रोग को दूष्य उदर कहा गया है, क्योंकि त्रिदोषज उदर रोग जो है वो गर्विष या दूषी विष के सेवन करने से होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसका और डिटेल अपने गुल्म के उधर वाले जो चैप्टर चरक चिकित्सा का चैप्टर नंबर 13 है उसमें बताऊंगी। तो आप इतना याद रख लीजिए कि इससे अजीर्ण की स्थिति में आस्थापन बस्ती दे दी, मतलब पंचकर्मा का अगर हमने मिथ्या प्रयोग करते हैं तो दूष्योदर हो जाता है। क्योंकि बेसिकली जो उदर रोग का जो बेसिक निदान है वो यही है कि स्नेह पान किया तो ठंडे जल का सेवन कर ले, अग्निमंद हो गई, या पंचकर्मा मिथ्या प्रयोग किया तो भी जो है उदर रोग हो जाते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार जो है उदर रोग का निदान है। तो वही चीज़ है कि अजीर्ण की स्थिति में आस्थापन बस्ती दे दी, पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग कर लिया तो दूष्योदर हो जाता है। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है कि छिद्रोदर में तक्र। देखिए, तक्र का प्रयोग जो है उदर रोग में बताया गया है। अलग अलग उदर रोग में तक्र के साथ अलग अलग अनुपान बताए गए हैं। ये मैं आपको जो उदर रोग का चैप्टर उसमें बताऊंगी। तो इसमें क्वेश्चन आया कि छिद्रोदर में जब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है तो उसमें तक्र का प्रयोग करते हैं, किसके साथ करते हैं? पिपली शौद्र के साथ। ठीक है, पिपली प्लस मधुर, पिपली चूर्ण प्लस मधु के साथ मिक्स करके तक्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं तो इसमें लिख सकते हैं हम कि तक्र का प्रयोग पिपली शौद्र के साथ छिद्रोदर में करते हैं, और कफज उदर रोग में त्रिकटु के साथ करते हैं, त्रिदोषज में भी त्रिकटु के साथ करते हैं, और कफज में नहीं, जलोदर में एंड त्रिदोषज उदर रोग में तक्र का प्रयोग जो है त्रिकटु के साथ किया जाता है। ठीक है, एंड छिद्रोदर में मैंने आपको बता दिया पिपली शौद्र के साथ किया जाता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन पेपर 2006 हरियाणा में आया हुआ है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए हुए हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपके सामने इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो कि रिपीटेडली हर साल आते ही आते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, रट लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं कमिंग एग्ज़ाम्स में, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो, एंड जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 5 गुल्म चिकित्सा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।